बता दूंगी, कंट्रीज के नाम मैं बता दूंगी, डोंट वरी. Okay, hi everybody, welcome to this session. So in this class we are going to study from the age of revolutions. Last part में यानी कि part 1 में हम लोगों ने इसके पहले का चैप्टर कंप्लीट कर लिया है. अभी हम इसके आगे का चैप्टर करने वाले हैं, तो मैं हाईलाइट आपको लास्ट क्लास की तरह इसमें भी करवा दूंगी. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं. जो कोई डाउट्स रह जाए आपको पता है कि आपको वो मेरी मेल पर भेजने हैं. So let's do a quick recap. What did we study in the last class? तो हम लोगों ने पढ़ा था फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में. फ्रांस में रिवोल्ट हुआ, वहाँ से फिर लिबरलिज्म का आइडिया धीरे धीरे करके लोगों के पास जाने लगा, लिबरल नेशनलिज्म फेमस होने लगा, और उसके बाद क्या हुआ, लिबरल नेशनलिज्म के बाद में लोग वापस से कंजर्वेटिज्म की तरफ जाने लगे. यानी कि उन्होंने क्या किया, जो जो चेंजेस नेपोलियन ने इंट्रोड्यूस किए थे वो सारे चेंजेस वापस से हटा दिए, और ट्रीटी ऑफ वेनिया साइन हुई, जिसके अंदर वापस से ओल्ड सिस्टम आ गया था. जैसे तुम्हारी CBSE ने तुम्हारा टर्म 1 टर्म 2 हटा करके ओल्ड सिस्टम ले आए हैं वापस से, वैसे ही यहाँ पर भी ओल्ड सिस्टम फिर से वापस आ गया था. लेकिन नेपोलियन ने जो 39 स्टेट्स का कॉन्फेडरेशन बनाया था जर्मनी के अंदर, इट रिमेन्ड द सेम, ये चेंज नहीं हुआ था. फिर हम लोगों ने देखा कि रेवोल्यूशनरीज आ रहे थे, उन लोगों ने सीक्रेट सोसाइटीज बनानी शुरू करी, क्योंकि कंजर्वेटिज्म का ज़माना था. तो जो लोग कंजर्वेटिज्म में बिलीव करते थे वो लोग ये नेशनलिज्म, जो रैशनलिस्ट लोग थे, इन लोगों को काम नहीं करने दे रहे थे. तो सारे नेशनलिस्ट जो थे वो डर गए. उन्होंने सोचा कि यार अब तो हमें छुप करके काम करना पड़ेगा. ऐसे ही इसी रीज़न की वजह से बहुत सारी सीक्रेट सोसाइटीज़ बनी. ज़्यादातर रेवोल्यूशनरीज जो थे उन्होंने, अब उनको समझ में आ रहा था कि नेशन स्टेट को बनाना इज़ समथिंग इम्पॉर्टेंट, इज अ नेसेसरी स्टेप. अब हमें नेशन स्टेट्स बनाने ही पड़ेंगे. ऐसे ही एक इंडिविजुअल थी गुज़ेप मेज़ेनी, जिन्होंने इटली के अंदर यंग इटली नाम का एक स्टेट का एक सीक्रेट सोसाइटी और यंग यूरोप नाम का एक सीक्रेट सोसाइटी बनाया था. और इन लोगों ने क्या कहा था कि भगवान तो हमेशा से ही ये चाहते थे कि यहाँ पर नेशंस होने चाहिए. भगवान ने नेशंस को एक नेचुरल यूनिट बनाया था मैनकाइंड की. ठीक है, और मेटर्निच ने क्या बोला था कि ये जो गुज़ेप मेज़ेनी है ये मोस्ट डेंजरस एनिमी है सोशल ऑर्डर के. ठीक है, अब हम लोगों ने आगे बात करनी है एज ऑफ रेवोल्यूशंस. मतलब कि 1830 से लेकर के 1848 तक बहुत सारे रिवोल्ट्स हुए. क्या क्या रिवोल्ट्स हुए हमने वो देखना है. कंजर्वेटिव रिजाइन इस टाइम पर अपना पावर वापस से गेन करने की कोशिश कर रहा था, और लिबरलिज्म और नेशनलिज्म को फॉलो करने वाले लोग धीरे धीरे करके रिवोल्ट्स करने लगे थे. जैसे कि इटली में रिवोल्ट हुआ, जर्मनी में रिवोल्ट हुआ, ऑटोमन एम्पायर, आयरलैंड, पोलैंड, इन सभी जगहों पर रिवोल्ट्स होने लगे. ये सारे रेवोल्यूशंस जो थे लिबरल नेशनलिस्ट लोगों ने स्टार्ट किए थे, जो कि एडुकेटेड थे, मिडिल क्लास फैमिलीज को बिलोंग करते थे. तो मिडिल क्लास थे तो इनमें कौन कौन आता था, इनमें प्रोफेसर्स आते थे, स्कूल टीचर्स आते थे, क्लर्क्स आते थे, ये सब लोग आते थे. ठीक है, अब पहला जो रिवोल्ट था वो हुआ फ्रांस के अंदर इन जुलाई 1830. ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. पहला जो रिवोल्ट हुआ वो हुआ फ्रांस में जुलाई 1830. बourbon kings who have been restored to power during the conservative reaction after 1815, अब वो लोग लिबरल रिवॉल्यूशनरीज से हार रहे थे. अब क्या हुआ, पहले तो बourbon की जो जितनी पावर थी सारी पावर डिस्ट्रॉय कर दी, है ना. पहले उनका पावर डिस्ट्रॉय कर दिया. फिर उसके बाद में क्या किया गया, 1815 के अंदर कंजर्वेटिव्स आए, उन्होंने इनको वापस से इनका पावर दे दिया. ठीक है, फिर इसके बाद में 1830 के अंदर अब लिबरल रेवोल्यूशनरीज आ रहे थे. ठीक है, अब इन लिबरल रेवोल्यूशनरीज ने क्या किया कि इन्होंने क्राउन का पावर हटाना शुरू किया. यहीं पर जब ये इंसिडेंट फ्रांस में हुआ तो सब लोगों के पास में ये इंसिडेंट की खबर पहुंची, और सब लोग ऐसे थे कि ये चीज़ तो हमें भी करनी चाहिए हमारी कंट्री के अंदर. तो इसीलिए लुइस फिलिप नाम की एक इंसान थी जिन्होंने बोला, मेटर्निच ने बोला, व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस होल्ड. इसका मतलब क्या है, देखो इसके ऊपर तुम्हारे पास क्वेश्चन आ सकता है. इसका मतलब क्या है कि जब कोई भी एक चीज़ फ्रांस में होती है ना, तो बाकी का यूरोप भी उस चीज़ को कॉपी करने की कोशिश करता है. सो दैट मीन्स whatever happens in France is copied in rest of the Europe also. तो फ्रांस क्या है, हमारा इंस्टाग्राम का इन्फ्लुएंसर है. ठीक है, जैसे हमारे इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर्स एक्ट करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही फ्रांस भी एक इन्फ्लुएंसर था यूरोप के लिए. समझ आ रहा है ना यहाँ तक.
अच्छा, इसके बाद में अब धीरे धीरे करके ये सारी की सारी चीज़ पूरे यूरोप में फैली और ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस शुरू हो गया। ग्रीक जो थे वो ऑटोमन एम्पायर का पार्ट हुआ करते थे, 15th सेंचुरी से ऑटोमन एम्पायर का ही हिस्सा थे। जैसे जैसे करके रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म का ग्रोथ हुआ, इन लोगों ने भी कहा कि हमें भी इंडिपेंडेंस चाहिए। तो 1821 में इन्होंने भी कहा कि हमें इंडिपेंडेंस चाहिए। ग्रीस के जितने भी नेशनलिस्ट लोग थे उनको बाकी लोगों से धीरे धीरे करके सपोर्ट मिलने लगा, वेस्ट यूरोप से सपोर्ट मिला और इन लोगों ने भी खुद को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए रिवोल्ट शुरू कर दिए। ग्रीस को कहा जाता है क्रैडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन, क्योंकि जब भी आप पॉलिटिकल थिंकर्स के बारे में पढ़ोगे ना, चाहे वो प्लेटो हो, चाहे वो एरिस्टोटल हो, आपको ज़्यादातर पॉलिटिकल थिंकर्स ग्रीस के ही मिलेंगे। ये सारे के सारे मोस्टली ग्रीक ही थे, ठीक है। तो ग्रीक को क्या जाता है, क्रैडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा, अब इन लोगों ने क्या किया, इन्होंने कहा कि हमें भी आज़ादी चाहिए। एक इंग्लिश पोएट थे लॉर्ड बायरन, उन्होंने फंड्स वगैरह इकट्ठे किए, वॉर करी और फिर वो फाइनली 1824 में मर गए। इसके बाद में फाइनली एक ट्रीटी साइन की गई 1832 में और ग्रीस इंडिपेंडेंट नेशन बन गया था। अब तुम्हारे पास यहाँ पर भी क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन क्या आएगा कि ग्रीस इंडिपेंडेंट कब हुआ? आंसर क्या है, 1832 के अंदर ग्रीस इंडिपेंडेंट हुआ था। अब हम बात करते हैं रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग की। प्लीज रिमेंबर दिस रोमांटिक इमेजिनेशन इज नॉट एट ऑल कनेक्टेड टू योर 14th February। आपके वैलेंटाइंस डे से कनेक्टेड नहीं है ये रोमांटिक इमेजिनेशन, इसका मतलब यहाँ पर कुछ और है, ठीक है। रोमांटिसिज्म क्या होता है? रोमांटिसिज्म होता है बेटा एक कल्चरल मूवमेंट। बेसिकली रोमांस इज लव, राइट। रोमांस क्या है? रोमांस लव ही तो है। तो ये जो है दिस इज अ काइंड ऑफ कल्चरल मूवमेंट। यहाँ पर लोग क्या कर रहे थे, लोगों को समझ में आ रहा था कि यार हम लोगों को ना, जब तक हम एक नहीं होंगे ना, तब तक हम लोगों को आज़ादी नहीं मिल सकती, ठीक है। तो आज़ादी लेने के लिए, एक होने के लिए इन लोगों ने अपने पास्ट को याद करना शुरू किया, हिस्ट्री को याद करना शुरू किया। इन्होंने सोचा कि लोगों की इमोशंस, इंट्यूशंस और मिस्टिकल फीलिंग्स को आप अप्रोच करो, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा कि अच्छा ये सब कुछ सिर्फ हमारा ही तो है। कलेक्टिव हेरिटेज, एक कलेक्टिव फीलिंग ऑफ यूनिटी तभी आएगी जब हम लोगों को आपस में इमोशन से या फिर प्यार से बांध कर रखेंगे, ठीक है। इन लोगों के गाने बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है। अदर romantics such as German philosopher Johann Gottfried Herder claimed that true German culture was to be discovered among the common people। तो इसने यही कहा कि जो ट्रू कल्चर है वो तो आपको कॉमन लोगों में ही मिलेगा। इन्होंने बोला कि वर्नाकुलर लैंग्वेजेस पर आप फोकस करो, लोकल फोकलोर उठाओ, यानी कि आप ऐसी कहानियाँ उठाओ जो पुराने टाइम में नॉर्मल लोगों को भी पता थी, ठीक है। ऐसी कहानियों से लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। जैसे जब मम्मी हमें बताती है हमारे बचपन की कहानियाँ, हम अट्रैक्ट होते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही अगर हम लोग उनको ऐसी कहानियाँ बताएंगे तो वो ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। तो लैंग्वेज ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इसके अंदर, लोगों को एक साथ लाने में, एक यूनिटी क्रिएट करने के अंदर। रशियन ऑक्यूपेशन के बाद में पॉलिश लैंग्वेज को तो एकदम ख़त्म कर दिया गया, स्कूल से पॉलिश लैंग्वेज को ख़त्म कर दिया गया और बोला गया कि रशिया में हर जगह पर रशियन लैंग्वेज ही चलेगी। 1831 के अंदर एक आर्म्ड रेबेलियन हुआ, रिवोल्ट हुआ रशियन रूल के अगेंस्ट, जो कि फाइनली खत्म कर दिया गया, ठीक है। फॉलोइंग दिस मेनी मेंबर्स ऑफ द क्लर्जी इन पोलैंड बिगेन टू यूज लैंग्वेज एज अ वेपन ऑफ नेशनल रेजिस्टेंस। अब इन लोगों ने अपनी भाषा को अपनी पहचान बनाना शुरू किया। तो लैंग्वेज बेसिकली प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। फिर द यूज ऑफ Polish came to be seen as a symbol of struggle। इसका मतलब जो लोग पॉलिश लैंग्वेज यूज़ कर रहे थे वो एक तरीके का सिंबल ऑफ स्ट्रगल बन गया था कि रशिया के लोग हमारे ऊपर डोमिनेट कर रहे हैं हमें, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पॉलिश लैंग्वेज में बात करेंगे, ठीक है। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा स्लो करके पढ़ लेते हैं। ये वाला समझ में आया? रोमांटिसिज्म किस तरीके से प्रमोट किया, लैंग्वेज को प्रमोट किया, फोकलोर को प्रमोट किया। पोलैंड के केस में काफ़ी ज़्यादा ये हुआ क्योंकि पोलैंड के ऊपर रशिया राज कर रहा था, रशिया का राज उन लोगों को पसंद नहीं आ रहा था। रशिया के लोगों ने पोलैंड के अंदर से पॉलिश लैंग्वेज हटा दी थी।
रशियन लैंग्वेज हर जगह इम्पोज कर दी थी। तो जो पोलैंड के लोग थे उन्होंने भी इसी चीज़ का इस्तेमाल किया कि हम तो पॉलिश लैंग्वेज में ही बात करेंगे, ऑल्दो रशियन अथॉरिटीज़ जो थी वो उनको पनिश भी करती थी, पर फिर भी उन्होंने यही बोला कि हम लोग तो इसी लैंग्वेज में बात करेंगे। अब आता है हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। 1830s ऐसे ईयर थे जिस टाइम पर बहुत इकोनॉमिक हार्डशिप लोगों को फेस करनी पड़ रही थी। 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग के अंदर बहुत सारा पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुआ, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो गई थी, तो कंट्रीज़ के अंदर एम्प्लॉयमेंट से ज़्यादा तो एम्प्लॉयमेंट ढूंढने वाले लोग थे, यानी कि इतनी नौकरियां नहीं थी जितने लोग पैदा हो गए थे। इसकी वजह से गरीबी होने लगी, लोग छोटे छोटे घरों में रहने लगे, एक इतना सा एक कमरा है वहाँ पर 10 लोग रह रहे हैं, ओवर क्राउडेड एरिया, जैसे हमारे मुंबई में स्लम एरियाज़ हैं, इस तरीके से ये लोग रहने लगे। जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स थे उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि उन्हें कंपटीशन मिल रहा था इम्पोर्ट से। हम लोग जो बना रहे हैं अपनी मेहनत से बना रहे हैं, मैं अगर खुद के हाथ से बनाया हुआ पर्स 100 रुपीज़ का बेच रही हूँ, मशीन में वो बना तो वो जल्दी बन गया, इसीलिए उसका प्राइस 70 रुपीज़ है, तो लोग क्या करेंगे, वो 70 रुपीज़ वाला खरीद लेंगे। तो मेरे को बहुत नुकसान हो रहा था मेरे बिजनेस के अंदर, है ना। ऐसा ही बहुत नुकसान लोगों को हुआ क्योंकि मशीन का बनाया हुआ सामान सस्ता था जो इंग्लैंड से आ रहा था, और हमारे यहाँ का बनाया हुआ सामान, उनकी खुद की कंट्री का सामान बहुत एक्सपेंसिव था। टेक्सटाइल के अंदर ही सबसे ज़्यादा हो रहा था, जहाँ पर लोग खुद से घर में कपड़ा बनाते थे, लेकिन कपड़ा बाहर से सस्ता बन करके आ रहा था। जहाँ पर अभी भी एरिस्टोक्रेटिक पावर थी, वहाँ पर पेजेंट्स का और भी बुरा हाल था क्योंकि उनको टैक्सेस पे करने पड़ रहे थे, फ्यूडल ड्यूज देने पड़ रहे थे। फूड प्राइसेस इंक्रीज हो गई क्योंकि हार्वेस्ट खराब हो गया। हार्वेस्ट खराब हुआ तो क्या हुआ, डिमांड ज़्यादा, सप्लाई कम, प्राइस इंक्रीज हो गया फूड क्रॉप्स का। 1848 भी एक ऐसा ही ईयर था जिस टाइम पर लोगों के पास में खाने के लिए खाना नहीं था, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा थी, और लोग बेसिकली बहुत ज़्यादा परेशान थे, बैरिकेड्स लगा रखे थे, और लुइस फिलिप जो वहाँ का हेड था उसको वहाँ से भागना पड़ा क्योंकि कंडीशन इतनी ख़राब हो गई थी कि लोग किसी की सुनने को रेडी नहीं थे। फिर यहाँ पर आया नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली आई क्योंकि अब राजा तो रहा नहीं, जो हेड था वो तो रहा नहीं, तो नेशनल असेंबली आई, उन्होंने आकर के रिपब्लिक बनाया और सबको सफरेज दिया, मतलब राइट टू वोट दिया। जितने भी अडल्ट मेल्स 21 ईयर्स से अबव थे उन सभी को राइट टू वोट दिया। नेशनल वर्कशॉप्स बनाई ताकि लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सकें। 1945 के अंदर वहाँ पर भी कुछ रिवोल्ट्स हो रहे थे रॉ मटेरियल को लेकर के, लोगों को टाइम पर रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा था, ठीक है। तो इन्हीं चीज़ों को एक्सप्लेन करते हुए जर्नलिस्ट विल्हेम वॉल्फ ने ये इवेंट इस तरीके से डिस्क्राइब किया। 4 जून 2 PM बहुत सारा क्राउड, बहुत सारे लोग अपने घरों से निकले, उन्होंने जाकर के जो कॉन्ट्रैक्टर्स के घर थे ना वहाँ पर अटैक कर दिया और कहा कि आप हमारे प्राइजेस इंक्रीज कर दो, जो आप पैसा हमें दे रहे हो ना हमारे काम का, वो पैसा आप इंक्रीज कर दो क्योंकि इतने में तो हमारा काम नहीं चल रहा है। जितने कॉन्ट्रैक्टर्स थे सबको बहुत बुरे तरीके से मारा गया, उनकी एलिगेंट विंडो पेन्स, फर्नीचर सब कुछ तोड़ दिया इन्होंने, और इतने लोग जाकर के उनके ऊपर अटैक करने लगे। तो ये जितने कॉन्ट्रैक्टर्स थे ये अपनी फैमिली को लेकर के वहाँ से भाग गए, लेकिन किसी ने भी इनको अपने घर में पनाह नहीं दी। ये अपने घर छोड़ करके तो भाग गए, अब कहीं तो रहेंगे ना। तो जिस भी घर में गए लोगों ने कहा नहीं नहीं सॉरी, तुमने हमें बहुत परेशान किया, हम तो यहाँ पर नहीं रहेंगे, हम तुम्हें यहाँ पर नहीं रहने देंगे। He returned 24 hours later, having re-questioned the army. In the exchange that followed, 11 weavers were shot. तो 11 weavers को शूट कर दिया गया सिर्फ इसी वजह से क्योंकि उन लोगों ने क्या किया था, गलत टाइम पर उनके वेजेस रिड्यूस कर दिए थे। अब इतने कम वेजेस के साथ में वो लोग अपना काम नहीं कर पा रहे थे। अब हमें पढ़ना है लिबरल्स का रिवोल्ट। लिबरल्स ने किस तरीके से रिवोल्ट किया। जिस तरीके से ये गरीब और अनएम्प्लॉयड लोगों का रिवोल्ट चल रहा था क्योंकि उनको खाना नहीं मिल रहा था, इसी के साथ साथ हमारे एडुकेटेड मिडिल क्लास लोग जो थे वो भी रिवोल्ट कर रहे थे। 1848 के अंदर फरवरी के अंदर फ्रांस में राजा चला गया था, रिपब्लिक आ गया था जहाँ पर कि सिर्फ मेल मेंबर्स को राइट टू वोट मिला था। यूरोप के बाकी स्टेट्स पर अभी भी इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट्स एग्जिस्ट नहीं करते थे। सब लोगों ने मिल करके अब कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड करनी शुरू करी। उन्होंने कहा कि अब हमें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। इन्होंने देखा कि सिचुएशन तो ऑलरेडी खराब ही है, तो ये हमारे लिए बेस्ट टाइम है जब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड कर सकते हैं।
जर्मन रीजन्स के अंदर बहुत सारे पॉलिटिकल एसोसिएशंस बने, जिनके अंदर की मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स थे, बिजनेसमैन थे, प्रॉस्परस आर्टिसंस थे। इन सभी ने आकर के सिटी ऑफ फ्रैंकफर्ट के अंदर इन्होंने डिसाइड किया, और इन्होंने भी एक ऑल जर्मन नेशनल असेंबली बना ली। मतलब पहले किसने बनाई? फ्रांस ने बनाई। फिर फ्रांस से इंस्पायर होकर के जर्मनी ने भी इसी तरीके से एक ऑल जर्मन नेशनल असेंबली बनाई। 18 मई 1848 को 831 रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट हुए और यहाँ पर उनकी पार्लियामेंट बनाने के लिए गए। कौन से चर्च में गए थे? चर्च ऑफ सेंट पॉल। दिस इज इम्पॉर्टेंट। इस चर्च में वो लोग गए थे। उन्होंने जाकर के जर्मनी का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, जर्मन नेशन स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, और बोला कि हमारे यहाँ पर राजा का रूल तो रहेगा, लेकिन राजा जो है वो पार्लियामेंट के अकॉर्डिंग रूल करेगा। अब इन लोगों ने जाकर के पर्शिया के राजा यानी कि फ्रेडरिच वेल्हेम को बोला कि आप आइए और आप आकर के जर्मनी का राजा बन जाइए। तो उसने मना कर दिया। उसने कहा कि देखो मुझे तो नहीं आना है। उसने बाकी राजाओं को ज्वाइन कर लिया जो राजा इस चीज़ के ऑपोजिट खड़े थे। बेसिकली इन्होंने किया क्या? राजा की पावर को रिड्यूस कर दिया, है ना। राजा है, राजा अपने हिसाब से रूल कर रहा है। इन्होंने कहा कि नहीं, हम तो जी कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, आपको कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही रूल करना पड़ेगा, ठीक है। तो बाकी सारे राजा इसके अगेंस्ट चले गए कि नहीं नहीं, हम ऐसे नहीं करेंगे, हम तो अपने अकॉर्डिंग ही रूल करेंगे। तो जब इन्होंने पर्शिया के राजा को बोला कि आप आओ, आप आकर के जर्मनी का राजा बन जाओ, तो उसने मना कर दिया। उसने कहा कि नहीं नहीं, मुझे तो ये काम ही पसंद नहीं है, मैं तो बाकी राजाओं के साथ जाकर के लड़ाई करूंगा। लड़ाई करने में बड़े मजे आते हैं, ठीक है। वो लड़ाई करने के लिए चला गया। While the opposition of aristocracy and military became stronger, the social basis of parliament eroded. अब एरिस्टोक्रेसी, मिलिट्री, इन सबको ओपोज करने वाले लोग जो थे वो ज़्यादा आने लगे, और धीरे धीरे करके पार्लियामेंट थोड़ा सा फेमस कम होने लगा। जो पार्लियामेंट में जहाँ पर मिडिल क्लास लोग ज़्यादा थे, उन लोगों को भी जो सपोर्ट मिल रहा था वो भी धीरे धीरे करके सपोर्ट कम होने लगा। तो फिर इसी टाइम पर राजा ने अपने ट्रूप्स को बुलाया और असेंबली को बंद कर दिया। तो बेसिकली इनका जो इतनी मेहनत भरा काम था अनसक्सेसफुल हो गया, इसका कोई भी फायदा नहीं निकला। अब एक प्रॉब्लम और थी कि पॉलिटिकल राइट्स वुमेन को भी तो देने हैं। अभी तक तो मेन को मिले थे, वुमेन को भी देने हैं। ये भी कंट्रोवर्शियल चीज़ थी। लिबरल मूवमेंट के लोग खुद ही डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि वुमेन को ये राइट्स देने हैं या नहीं देने हैं। बहुत सारे वुमेन ने इस मूवमेंट के अंदर पार्टिसिपेट तो किया था। वुमेन ने अपना खुद का पॉलिटिकल एसोसिएशन भी बनाया, न्यूज़पेपर्स बनाए, पॉलिटिकल मीटिंग्स की, डेमोन्स्ट्रेशंस किए। ये सब करने के बावजूद भी वुमेन को वोटिंग राइट अभी भी नहीं मिल रहा था। फ्रांस में भी वुमेन को वोटिंग राइट मिला जाकर के 1948 के अंदर, बहुत टाइम के बाद में। तो जब फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट को बुलाया गया सेंट पॉल चर्च के अंदर, तो विमेन को तब उस टाइम पर सिर्फ एज ऑब्जर्वर्स बुलाया गया कि आप आओ, आप देखो, पॉपकॉर्न खाओ, कोल्ड ड्रिंक पियो और चले जाओ। तुम्हारे पास में वोट करने का राइट तो अभी भी नहीं होगा। कंजर्वेटिव्स जो थे उन्होंने बहुत ट्राई किया कि वो इस लिबरल मूवमेंट को बंद कर दें फिर से, लेकिन वो लोग इस बार ऐसा कर नहीं पाए। मोनार्क्स को ये रियलाइज़ होना अब शुरू हो गया था कि अब धीरे धीरे करके रिवोल्ट्स होने स्टार्ट हो गए हैं, जो कि सिर्फ एक ही चीज़ से ख़त्म होंगे कि ऑटोक्रेटिक मोनार्की ख़त्म हो जाए। बॉन्डेड लेबर, सर्वडॉम, ये सारी चीज़ों को ख़त्म किया गया और धीरे धीरे करके मोनार्की जो थी वो कंट्रीज से हटाई गई। अब आता है यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड इटली। ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। जर्मनी का यूनिफिकेशन कराने में किसका हाथ था? बिस्मार्क का हाथ था। और इटली का यूनिफिकेशन कराने में गुसेप मेज़नी का हाथ था। 1848 के बाद में नेशनलिज्म इन यूरोप मूव्ड अवे फ्रॉम इट्स एसोसिएशन विद डेमोक्रेसी एंड रिवॉल्ट। अब यहाँ पर लोगों को डेमोक्रेसी नाम की चीज़ें पता लगने लगी, तो उन्होंने कहा कि हमें भी डेमोक्रेसी चाहिए। इन्होंने बोला कि इटली और जर्मनी को अब हम नेशन स्टेट्स बना देंगे। नेशनलिस्टिक फीलिंग तो धीरे धीरे करके फेमस हो ही रही थी। इन्होंने अब सोचा कि लिबरल लोगों ने एक इनिशिएटिव लिया कि अब हम लोग नेशंस बनाना शुरू करेंगे, और इनको सपोर्ट करने के लिए आए मतलब मोनार्की, मिलिट्री और जो बड़े लैंड ओनर्स थे, इन सब का अलग ग्रुप था और बाकी लोगों का अलग ग्रुप था। बिस्मार्क, ऑटो वन बिस्मार्क ने जर्मनी को यूनिफाई कराया, जर्मनी को नेशन स्टेट बनाया, और 7 सालों में 3 लड़ाइयाँ लड़ी गई। ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस, 3 लड़ाइयाँ लड़ी गई इन तीनों कंट्रीज के साथ में। और फाइनली कौन जीता? पर्शिया जीता। पर्शिया की विक्ट्री हुई। 1871 के अंदर पर्शिया का जो राजा था विलियम वन, उसको जर्मनी का एम्परर बना दिया गया वर्साई के अंदर जाकर के, ठीक है।
ये जो चीफ मिनिस्टर था ऑटो वन बिस्मार्क, इसी का सारा ये प्लान था, इसी ने जाकर के जर्मनी को नेशन स्टेट बनाया। 3 लड़ाइयाँ लड़ी गई 7 सालों के अंदर, जिसके अंदर पर्शिया जीत गया था, और फिर विलियम वन जो कि जर्मनी का एम्परर था, उसको जर्मनी का एम्परर बनाया गया। 18 जनवरी 1781 एक असेंबली आई, जितने भी प्रिंसेस थे जर्मन स्टेट्स की उन सभी की असेंबली आई, आर्मी के रिप्रेजेंटेटिव्स आए, पर्शिया के मिनिस्टर्स आए, और साथ साथ बिस्मार्क भी आया। इन सभी ने आकर के हॉल ऑफ मिरर्स पैलेस ऑफ वर्सेल के अंदर एक मीटिंग करी और बोला कि केसर विलियम वन जो है वो अब से यहाँ के राजा रहेंगे। जर्मनी के अंदर नेशन स्टेट्स तो बन गई, लेकिन ये नेशन स्टेट्स जो थे ये बेसिकली पर्शियन स्टेट के डोमिनेंस में बने थे, क्योंकि पर्शिया का राजा बना था ना यहाँ का राजा, तो बेसिकली पर्शिया का डोमिनेंस अभी भी यहाँ पर था। जो नया स्टेट था उसका मेजरली जो एम्फेसिस था वो था करेंसी को मॉडर्नाइज करना, बैंकिंग, लीगल, जुडिशियल सिस्टम, ये सारी चीज़ों को मॉडर्नाइज करने का था। तो इस तरीके से जर्मनी यूनिफाई हुआ। कोई पूछे कैसे हुआ? ऑटो वन बिस्मार्क की तरह हुआ, ऑटो वन बिस्मार्क की हेल्प से हुआ। अब आता है इटली का यूनिफिकेशन किसने कराया। जर्मनी की तरह इटली का भी एक लंबा सारा हिस्ट्री है कि वो किस तरीके से इकट्ठा हुआ है। इटली जो था ना वो अलग अलग स्टेट्स के अंदर डिवाइडेड था। मल्टीनेशनल हैब्सबर्ग इंस्पायर था, बहुत हैब्सबर्ग इंस्पायर इसके अंदर आ रहा है, बहुत सारी छोटी छोटी स्टेट्स इसके अंदर आ रही हैं। 19th सेंचुरी के मिडिल के अंदर इटली 7 स्टेट्स के अंदर डिवाइडेड था। उनमें से सिर्फ एक ही स्टेट इटली रूल करता था, बाकी सभी किसी ना किसी और के अंडर रहा करती थी, जैसे कि स्पेन के राजा के अंदर है या पोप के अंदर है, किसी ना किसी के अंडर रहा करती थी। गुसेप मेज़नी आया, उसने बोला कि एक ऐसा प्रोग्राम चलाया जिसमें वो पूरे इटली को रिपब्लिक बनाना चाहता था। उसने एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई यंग इटली नाम से, ताकि वो अपने गोल्स फुलफिल कर पाए। लेकिन ये रेवोल्यूशनरी अपराइजिंग जो था इसका ये फेल हो गया, 1831 में ये फेल हो गया। तो अब क्या हुआ कि इटली को यूनिफाई करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गया विक्टर इमानुएल सेकंड के ऊपर। इसका काम था इटालियन स्टेट्स को यूनिफाई करना। इन लोगों को ऐसा लगता था कि अगर इटली यूनिफाई हो जाएगा तो हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी मिलेगी और पॉलिटिकल डोमिनेंस भी मिलेगी, क्योंकि फिलहाल तो हमारे ऊपर कोई और ही कंट्री राज कर रहा है। तो अगर हम लोग यूनिफाई हो जाएंगे, देखो ये इस तरीके से दिखता था, ये सब इटली है। फिर बाद में ये एरिया पूरा इटली को यूनिफाई कर दिया गया। सिर्फ यहाँ पर इटली का राज था, बाकी हर जगह पर कोई ना कोई और ही स्टेट, कोई ना कोई और ही कंट्री राज किया करता था। चीफ मिनिस्टर क्या हुआ जिसने ये मूवमेंट स्टार्ट किया था इटली को यूनिफाई करने का, ना ही वो रेवोल्यूशनरी था ना ही वो डेमोक्रेट था। बाकी और अमीर और एजुकेटेड लोगों की तरह वो भी फ्रेंच में बात करता था। इटालियन बोलनी उसको भी नहीं आती थी, उसको भी फ्रेंच बोलनी ज़्यादा आती थी। लेकिन फिर भी फाइनली इन्होंने एक डिप्लोमेटिक अलायंस साइन किया और धीरे धीरे करके ऑस्ट्रियन फोर्सेस को हरा दिया। 1859 में ऑस्ट्रियन फोर्सेस को हरा दिया और सर्डानिया पेडमोंट वाला एरिया कैप्चर कर लिया। ठीक है, अब आए हमारे मेन लीडर गुसेप गैरिबाल्डी। इन्होंने आकर के इस चीज़ को ज्वाइन किया। 1860 में इन्होंने साउथ इटली की तरफ अटैक करना स्टार्ट किया। वहाँ पर किंगडम जो थी टू सेलिसिस, इसको भी जीत लिया। और फाइनली 1861 के अंदर विक्टर इमानुएल सेकंड को यूनाइटेड इटली का राजा बना दिया गया। धीरे धीरे करके इन्होंने इटली को भी कैप्चर कर लिया। देखो साउथ इटली की अगर बात करें तो साउथ इटली के राजा गुसेप गैरिबाल्डी, इन्होंने हेल्प करी थी साउथ इटली को कैप्चर करने के अंदर। The peasant masses who were supported by Garibaldi in southern Italy had never heard of Italia and they believed that Italia was Victor Emmanuel's wife. This was funny. अब यहाँ पर इटली बिल्कुल भी इटालियन चीज़ें, बिल्कुल भी ये लोग, इनका खुद का कल्चर फेमस था ही नहीं। तो लोगों को लगता था कि ये शायद उसकी बीवी का नाम है, हमारे राजा की बीवी का नाम है, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं था। अब आता है हमारा केस ऑफ ब्रिटेन। ब्रिटेन के अंदर क्या हुआ हमने ये पढ़ना है। धीरे धीरे करके नेशन स्टेट्स बनने लगी और बहुत सारे स्कॉलर्स ने ब्रिटेन को ग्रेट ब्रिटेन बना दिया। इन ब्रिटेन द फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट्स वाज नॉट रिजल्ट ऑफ सडन अपहेवल। ये बहुत धीरे धीरे करके एक लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस था। धीरे धीरे करके ब्रिटेन के अंदर भी नेशन स्टेट्स बनने लगे। लोगों की आइडेंटिटीज पहले जिस तरीके से थी, कुछ लोग इंग्लिश थे, वेल्श, स्कॉट, आयरिश, इसी के बेसिस पर, इन्हीं के एथनिक ग्रुप्स के बेसिस पर ब्रिटेन के अंदर भी इन लोगों ने नेशन स्टेट्स बनाए। इंग्लिश पार्लियामेंट ने मोनार्की से सारा पावर सीज कर लिया था 1688 के अंदर। तुम्हें पता हो तो, अगर इंग्लिश पार्लियामेंट को कहा जाता है
मदर ऑफ ऑल पार्लियामेंट्स, क्योंकि यहाँ का पार्लियामेंट बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। द एक्ट ऑफ यूनियन 1707 इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में साइन हुआ, जहाँ से फिर यूनाइटेड किंगडम या ग्रेट ब्रिटेन बना। इंग्लैंड वॉज एबल टू इम्पोज इट्स इन्फ्लुएंस ऑन स्कॉटलैंड, तो बेसिकली इंग्लैंड डोमिनेंट रहने वाला था स्कॉटलैंड के ऊपर। तो इस तरीके से धीरे धीरे करके इन्होंने ब्रिटेन को भी ग्रेट ब्रिटेन बना दिया और वहाँ पर भी नेशन स्टेट्स आ गए। आइलैंड को भी इसी के अंदर इन्होंने कैप्चर कर लिया। तो बेसिकली स्कॉटलैंड, आइलैंड, वेल्स, ये सारे के सारे इंग्लैंड के डोमिनेंस के अंदर रहने वाले थे। ठीक है, अब आता है हमारा फाइनल पार्ट, विजुअलाइजिंग द नेशन। जैसे हम लोगों ने फ्रेंच रेवोल्यूशन में पढ़ा था कि ये लोग एक एलिगोरी बनाते थे नेशन का, एक फीमेल फिगर बनाते थे जिसके थ्रू कि ये नेशन को दिखाते थे, नेशन को शो करते थे। हमारे यहाँ पर भारत माता है, फ्रांस के अंदर विंग्ड लेडी है। इसी तरीके से जर्मनी का भी एक एलिगोरी बना, एक फीमेल एलिगोरी बना जिसे जर्मेनिया कहा जाने लगा। ठीक है, जर्मेनिया को यहाँ पर ओक लीव्स पहनाए, ये कलर्ड ये ड्रेस पहनाया, क्राउन था ये ओक लीव्स का। ओक लीव्स शो करता है हीरोइज्म। ठीक है, इस तरीके से इन्होंने भी बनाया। ये तुम्हारे कुछ सिंबल्स हैं, ये सिंबल्स थोड़ा सा पढ़ लेना, एग्जाम में आ सकते हैं। अच्छा, इसके बाद में हमारा एक पोर्शन ये लास्ट रह गया है, नेशनलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म का। ठीक है, जरा सा इसको भी पढ़ लो, फिर हमारा चैप्टर खत्म है। दिस पोर्शन इज लाइक नॉट वेरी मच इम्पॉर्टेंट, बट इसके अंदर से बल्कान वाला जो पोर्शन है ना, वो इम्पॉर्टेंट है। अब क्या हुआ कि नेशनलिस्ट टेंशन शुरू हुई यूरोप के अंदर 1871 के बाद में, स्पेशली बल्कान एरिया के अंदर। बल्कान जो रीजन था, ये जोग्राफिकली और एथनिकल काफ़ी वेरिएशन था यहाँ पर। आज का रोमानिया और तब का बल्कान इज द सेम एरिया। तो आज का रोमानिया, बल्गेरिया, अल्बानिया, ग्रीस, ये सारा का सारा एरिया बल्कान रीजन के अंडर आया करता था। धीरे धीरे करके जब रोमांटिक नेशनलिज्म के आइडियाज़ स्प्रेड होने लगे और ऑटोमन एम्पायर के डिसइंटीग्रेशन के आइडियाज स्प्रेड होने लगे, तो ये चीज़ें बहुत ही एक्सप्लोजिव हो गई। यानी कि बल्कान के अंदर धीरे धीरे करके रिवोल्ट होने लगे, जो कि भयंकर डेंजरस लेवल के रिवोल्ट्स थे। बल्कान के लोग चाहते थे कि हमें भी इंडिपेंडेंस मिले, हमें भी पॉलिटिकल राइट्स मिले, अपनी खुद की नेशनैलिटी उनको भी चाहिए थी। तो यहाँ पर भी नेशनलिस्ट्स ने रिवोल्ट्स करने शुरू कर दिए। इन्हें लगा कि इंडिपेंडेंस तो हमारा हक है और हमारा इंडिपेंडेंस तो बहुत टाइम पहले ही खो गया, हमें उस इंडिपेंडेंस को वापस से जीतना है, अपनी खुद की आइडेंटिटी और इंडिपेंडेंस बनाना है। तो इसीलिए बल्कान एरिया जो था वो एक इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट का एरिया बन गया। बल्कान स्टेट्स बाकी स्टेट्स से आपस में ही, बल्कान स्टेट्स एक दूसरे से बहुत ज़्यादा जेलस थी। मतलब अगर खुद के घर में ही इतनी लड़ाइयाँ हो रही हैं तो फिर तो कौन ही किसी के साथ में लड़ेगा, है ना, कौन ही जीत सकता है। मैटर और कॉम्प्लिकेटेड हो गया जब बल्कान बिग पावर राइवलरी का एक सीन बन गया। यहाँ पर हर स्टेट एक दूसरे से जल रहा है, हर एक स्टेट आपस में लड़ाई कर रहा है। मिलिट्री राइट्स, नेवल राइट्स, लोग सब आपस में लड़ रहे थे। ठीक है, रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी, हर कोई चाहता था कि क्योंकि बल्कान में आपस में यूनिटी नहीं है तो हम जाकर के अपना कंट्रोल कर लें उसके ऊपर, है ना। वही ना वो फार्मर वाली कहानी कि बेटा तुम लोग आपस में अगर यूनाइटेड रहोगे तो तुम्हें कोई नहीं तोड़ सकता। अगर तुम्हारे खुद में ही इतनी लड़ाइयाँ हो रही हैं तो फिर तो कोई भी आकर के तुम्हें क्रश कर देगा। तो सारे के सारे उस टाइम पर यही सोच रहे थे कि हम आकर के बल्कान को पूरे तरीके से कैप्चर कर ले। तो नेशनलिज्म, इम्पेरियलिज्म दोनों एक साथ चल रहे थे। यूरोप में डिजास्टर तो होना ही था। 1914 के अंदर जब ऑस्ट्रिया के राजा को मारा गया तो वहां से इन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 शुरू कर ली। तो बेसिकली प्रॉब्लम कहाँ से चल रही थी? प्रॉब्लम शुरू हुई थी बल्कान से। बल्कान के एरिया के ऊपर कैप्चर करना था और सब ट्राई कर रहे थे बल्कान के एरिया के ऊपर कैप्चर करना। ऐसे करके बहुत सारे छोटे छोटे रीजंस बने, लेकिन एक इतना बड़ा रीजन नहीं मिल पा रहा था जिससे कि ये लोग वर्ल्ड वॉर स्टार्ट करें। अब इतनी टेंशन चल रही थी करते करते 1914 के अंदर इन्होंने फाइनली वर्ल्ड वॉर शुरू कर ही दिया। ये हो गया है आपका चैप्टर कंप्लीट। अब आपको करना है वर्कशीट सॉल्व। वर्कशीट के मेरे पास आंसर्स तुम लोगों के आ नहीं रहे हैं, तो मुझे ज़रा से अपने आंसर्स भेजना शुरू कीजिए learnwithmuskan@gmail.com पर। आप मुझे यहाँ पर अपने आंसर्स भी भेज सकते हो और आप मुझे यहाँ पर अपने डाउट्स भी भेज सकते हो। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कर दीजिए,
चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि लर्न, फन, रील्स, व्लॉग्स सब मिलता है आपको इस चैनल पर। तो आप लाइक सब्सक्राइब दोनों कर दीजिए, और हो सके तो अपने क्लासमेट्स के साथ में इसको शेयर भी कर देना। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। बाय बाय।